हर खबर का एंगल अपना होता है और हर एंगल के बीच में छिपी होती हैं वो बारीक बातें जिसे हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं मिस्टर एनालाइजर में। मिस्टर एनालाइजर में आज जिन मुद्दों पर हम अपना विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, सबसे पहले आतंक के आगे दुनिया का सरेंडर। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसके मायने दुनिया के लिए क्या है और भारत के लिए क्या है। फिर बात करेंगे जनसंख्या नीति की। क्या हिंदुस्तान में जनसंख्या नीति की आवश्यकता है? क्या एक असंतुलन पैदा हो रहा है अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच, जो कि देश के लिए हानिकारक होगा? इसके बाद हम विश्लेषण करेंगे BMC में आखिरकार किसका दाव लग रहा है। क्या उद्धव ठाकरे यहां पर अपनी पकड़ खोते चले जा रहे हैं? और फिर आखिर में बात करेंगे पंडित नेहरू की। एक अरसे से पंडित नेहरू पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि चीन के संदर्भ में उन्होंने जो फैसले लिए वो फैसले देश के लिए बहुत भारी पड़े, जिसे आज भी देश को झेलना पड़ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर एक बड़ी बहस हो रही है, इस पर टिप्पणियां आपके साथ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आतंकवाद यानी कि पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है और अब पाकिस्तान का एक नया स्वरूप पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। हम आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहते हैं। हम ये मानते हैं कि FATF के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर करना अमेरिका की एक सोची समझी साजिश है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक बार फिर आतंक के मकड़जाल में फंसती हुई दिखाई दे सकती है। ये कभी भी हो सकता है। FATF के बाहर होने से पाकिस्तान को क्या क्या फायदे मिलने जा रहे हैं, पहले ये जानिए, तभी आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा धक्का पूरी दुनिया को लगा है। पाकिस्तान पर लगा आर्थिक दाग धुल जाएगा, यानी कि अब पाकिस्तान पूरी तरीके से FATF की गिरफ्त से बाहर होगा। पाकिस्तान की सरकार बड़ी आसानी से दुनिया की किसी भी सरकार से अब कर्ज ले सकती है, कोई रोक टोक नहीं होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, इन दोनों से अब कर्ज लेना पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा और कोई रोक टोक नहीं होगी। अब बाहर से लिए गए कर्ज के जरिए पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति को पहले से कहीं बेहतर कर पाएगा। आम लोगों के हिसाब से देखा जाए तो यह पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस देश के बारे में यह बात दुनिया जानती है कि वो अपनी आर्थिक तरक्की से उत्पन्न हर पैसे को आतंकवाद के प्रोत्साहित करने में खर्च करता है, तो क्या हम इसे सही माने? पाकिस्तान से पिछले 4 साल से FATF के ग्रे लिस्ट में रखा जाना पाकिस्तान पर नकेल कसने के बराबर था। अगर इस बार पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर ना आता तो पाकिस्तान अब FATF के ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में पहुंच जाता, और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड हो जाता तो देखिए क्या होता पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को दुनिया का कोई भी देश किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं दे पाता। विश्व बैंक, IMF, इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से पाकिस्तान को कोई कर्ज नहीं मिल पाता। IMF से उसे कोई लोन नहीं मिल पाता। विदेशी कंपनियां भी जो पाकिस्तान में निवेश करने के लिए उत्सुक हो सकती थीं, वो भी अपना निवेश नहीं कर सकती थी। यानी कि पूरे तौर पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती और पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो सकता था। लेकिन अब पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ एक ताकतें सामने आ चुकी हैं, जो कि यह साबित करती हैं कि उनका चेहरा एक नहीं बल्कि 2 है। ये ताकतें अब पाकिस्तान को बचा रही हैं। इसमें सबसे प्रमुख हमारा मानना है कि पाकिस्तान का आका है अमेरिका। अमेरिकी साजिश की वजह से पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने अपनी पीठ थपथपा रहा है कि वो FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान के इस लिस्ट से बाहर होने से क्या क्या आशंकाएं हैं, किस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, अब जरा इस देखिए। पाकिस्तान में विदेशी निवेश आने लगेगा, यानी कि कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में आकर अपना निवेश कर सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आज हालात बहुत खराब हैं और अगर आप लेबर की स्थिति देखें तो पाकिस्तान से सस्ती लेबर पूरी दुनिया में आज कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नहीं मिल सकती। पाकिस्तान की माली हालत सुधरेगी तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि आम जनजीवन के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा खतरा यह भी है
कि पाकिस्तान की सरकार के पास ज्यादा पैसा है और पाकिस्तान की सरकार के पास जब ज्यादा पैसा आएगा तो पाकिस्तान की सेना और आईएसआई उस पैसे का इस्तेमाल बदस्तूर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम के पास चाहे जितना भी पैसा पहुंचे, उससे कहीं ज्यादा पैसा पाकिस्तान के मदरसों तक पहुंचेगा और उन मदरसों के जरिए आतंकियों तक पहुंचेगा। आतंकी इस पैसे का इस्तेमाल कहां करने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत विवेक लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि पूरी दुनिया भर में अब पाकिस्तान के आतंकी घूम घूम कर आतंक के कारोबार को बेफिक्री से करते दिखाई देंगे और दुनिया इसे नहीं रोक पाएगी। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आखिरकार आया क्यों, यह बात हम आपके सामने प्रस्तुत करें। इससे पहले आपको बता दें कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डालने में बहुत मेहनत की। आमतौर पर पाकिस्तान जैसे तमाम देशों को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में इसलिए डाला जाता है क्योंकि पाकिस्तान में टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन पर आतंकी संगठन सक्रिय रहे हैं और इनकी वजह से दुनिया के कई देशों में आतंकवाद को फैलाने में बहुत मदद मिली है, खास करके हिंदुस्तान। मदरसों के चंदे का इस्तेमाल आतंकी बड़े पैमाने पर करते हैं, सिर्फ अपने आप को तैनात करने के लिए नहीं, अपने असलाह के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों में जाकर हमले करने के लिए भी। इसके साथ साथ पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सख्त कानून नहीं है। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर काला धन पाकिस्तान में सिस्टम में डाला जाता है, जिसके जरिए आतंकी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में अपने रसूख को बनाए रख पाते हैं। इस बात की कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां हाफिज सईद मौजूद हो, मौलाना मसूद अजहर मौजूद हो, अब्दुल रहमान मक्की मौजूद हो। ये वो आतंकवादी हैं जो दुनिया भर में मोस्ट वांटेड आतंकवादी और ग्लोबल टेररिस्ट आतंकवादी के तौर पर जाने जाते हैं और ये खुलेआम पाकिस्तान में अपनी तकरीर करते हैं, सभाओं को संबोधित करते हैं। दुनिया को दहलाने के लिए आतंक के हमले की साजिशें रचते हैं। जिस देश में खुलेआम आतंकवादी अपने ट्रेनिंग कैंप्स चला पा रहे हों, जहां पर मदरसों में, मस्जिदों में जो ज़कात मिलती है, इसकी पूरी तरीके से फंडिंग करके आतंकी संगठन अपने लिए ग्रेनेड, AK-47 राइफल, रॉकेट लॉन्चर और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदते हों, जहां आत्मघाती आतंक को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की कोशिशें की जाती हों, इस देश को जब अमेरिका के मातहत, अमेरिका की वजह से एफएटीएफ से बाहर निकलने में मदद मिलती है, तो फिर आप क्या कहेंगे? भारत ने बार बार यह कहा है कि आतंक के खिलाफ यह एक बहुत बड़ा धब्बा है जो आज न सिर्फ पाकिस्तान पर, एफएटीएफ पर, बल्कि अमेरिका पर भी लग चुका है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आकर पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है, अब जरा हम आपको यह दिखाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक बयान इस बारे में सब कुछ बता देता है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को भीख मांगने वाला देश बताया था। अब जरा देखिए ये भीख मांगने वाला देश और उसके प्रधानमंत्री अब भीख लेकर दूसरे मुल्कों को किस तरीके से आतंक की आग में झोलेंगे। और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आज़म ने इसलिए तो इतनी बड़ी तारीख नहीं चलाई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कोई झूठी बात नहीं कही। ऐसा कोई मुल्क नहीं है आज, चाहे आप सऊदी अरब की बात करें, चाहे आप गल्फ के किसी भी देश को देख लें, यहां तक कि चीन की बात कर लें, ये तमाम देश आज पाकिस्तान से तौबा कर रहे थे, क्योंकि इन सभी देशों के सामने पाकिस्तान सबसे पहले अपना भीख का कटोरा सामने रखता था। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तो सऊदी प्रिंस के लिए ड्राइवर तक बन गए थे। उनकी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और सऊदी प्रिंस उनके बगल में बैठे थे। लोगों ने इसे तहजीब माना, लेकिन दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी जानते थे कि अगर वो सऊदी प्रिंस के सामने
पलके बिछाकर, लाल दरी बिछाकर खड़े नहीं होंगे तो सऊदी ग्रांट उनको नहीं मिलेगा। और अगर सऊदी ग्रांट नहीं मिलता तो पाकिस्तान की जनता भूख से त्राहिमाम त्राहिमाम करती दिखाई देती। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के सभी प्रधानमंत्रियों ने बीते 10 साल में कटोरा लेकर भीख मांगने का ही काम किया है। पाकिस्तान को एक पहली बार इस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आया हो, ऐसा नहीं। आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान कब कब एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में आ चुका है। पुराना पापी है, पुराना अपराधी है। 2008 में पाकिस्तान को सबसे पहले एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन 2009 में एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया क्योंकि इसने अमेरिका से जाकर भीख मांगी। लेकिन उसके बाद 2012 में एक बार फिर अमेरिका को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। उस वक्त ऐसा अमेरिका को लगा, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। उस वक्त अमेरिका को ऐसा लगा कि पाकिस्तान से आतंक बड़े पैमाने पर दुनिया भर में फैल रहा है और खुद अमेरिका में फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए 2012 में पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया। लेकिन 2016 में पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया और उस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी अमेरिका की थी वो ये कि वो पाकिस्तान को मदद दे तो किस आधार पर। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एड यानी रकम की राशि बहुत छोटी दी जा सकती है, लेकिन सैन्य मदद देने के लिए एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकालना पड़ा। इसके बाद 2018 में भारत की मुकम्मल कोशिशों के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। अमेरिका ने भारत का समर्थन किया, लेकिन 2022 में यानी कि अब पाकिस्तान को अमेरिका की पहल पर और कई पश्चिमी देशों की पहल पर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान आतंक का अपना गाह है, पूरी दुनिया इसे जानती है, शायद बच्चा बच्चा इसे जानता है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो जानबूझकर पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करते हैं। वरना जरा सोचिए, अमेरिकी नागरिक मारे गए थे उन 190 मृत लोगों में जो 26/11 के ब्लास्ट में मारे गए थे मुंबई में। और 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद कहां रहता है साहब? पाकिस्तान। 26/11 का साजिशकर्ता ज़कीरुर रहमान लखवी, ये कहां रहता है? पाकिस्तान। जैश ए मोहम्मद का सरगना जिसने 1999 से लेकर अब तक हिंदुस्तान के सीने में न जाने कितने खंजर पिरोए हैं, कहां रहता है? पाकिस्तान। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन, कश्मीर को तहस नहस करना जिसका मिशन है, कहां रहता है? पाकिस्तान। मुंबई बम धमाके का मास्टरमाइंड 1993 में मुंबई में एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट करके पूरी दुनिया में सीरियल ब्लास्ट का धमाका करने वाला दाऊद इब्राहिम कहां पाया जाता है साहब? पाकिस्तान। ये तमाम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, दुनिया इन्हें आतंकवादी मानती है, लेकिन पाकिस्तान इन्हें शरीफ नागरिक मानता है और अपनी सरजमीन पर रहकर आतंक के कारोबार को, ड्रग्स के कारोबार को, हथियार के कारोबार को, वैश्यावृत्ति को आगे बढ़ाने में पुरजोर मदद करने वाले इन सभी व्यक्तियों को एक अच्छा नागरिक मानता है। पाकिस्तान खुद को अब ग्रे लिस्ट से बाहर कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बिना अमेरिका की मदद के हो सकता था। एफएटीएफ ने पाकिस्तान पर 40 आपत्तियां दर्ज की थी। 40। पाकिस्तान का कहना है कि इनमें से 38 पर पाकिस्तान ने बहुत कड़े नियम बना दिए, इतने कड़े नियम कि अब हाफिज सईद पाकिस्तान में खुले घूम सकता है। बताइए साहब, ऐसे कड़े नियम हैं। एफएटीएफ की जांच एजेंसी ने इन आपत्तियों पर पाकिस्तान को पास कर दिया। जिन आपत्तियों पर 6 महीने पहले एफएटीएफ अपनी दर्ज कर चुका था नाराजगी, उन्हें अब एफएटीएफ मानता ही नहीं कि कोई आपत्ति है। अमेरिका के पाकिस्तान प्रेम की टाइमलाइन भी जरा आपके सामने रख दें ताकि आप समझ सकें कि पूरी दुनिया में आतंक का कारोबार परोसने वाले देश को अमेरिका ने कब कब अपने गले लगाया और कहा, आओ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जो बाइडेन ने, जो कि मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, F-16 के लिए पाकिस्तान को फंडिंग दी है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध आजकल बड़े अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताने की उसके बाद जो बाइडेन ने कोशिश की। ऐसे में पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत को इस्लामाबाद में तलब किया
फटकार लगाने की कोशिश की, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन ऐसी बातें निकल कर आई। इसके ठीक अगले दिन अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश है, वो पूरी दुनिया भर के लिए हितकारी है, वो परमाणु हथियारों को बड़े अच्छे तरीके से संयोजित करके रख सकता है। तो यानी कि पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के लिए सहयोगी बन चुका है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बाजवा, जो कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं, वो भी अमेरिका की यात्रा करते हैं ठीक भारतीय विदेश मंत्री की यात्रा के बाद। अमेरिका में जनरल बाजवा का जबरदस्त स्वागत किया जाता है और बाजवा की बातचीत में ही ग्रे लिस्ट से बाहर होने की पूरी तैयारी की जाती है। FATF से आखिरकार पाकिस्तान बाहर हो जाता है ग्रे लिस्ट से और अब पाकिस्तान पूरे तरीके से आजाद है कि वो दुनिया भर में अपने आतंक के कारोबार को बढ़ाए। अब यहां पर हम एक सवाल उठाना चाहते हैं आप सबके सामने और उन तमाम लोगों के सामने भी जो अब तक अमेरिका की पैरोकारी करते आए हैं। ये वही देश है अमेरिका जिसने सितंबर 11 दुनिया के सबसे खतरनाक हमले को अपने सीने पर झेला था, जिसने तय किया था कि पूरे अफगानिस्तान को वो तहस नहस कर देगा, जिसने अपनी फौजों को लगाकर इस आतंकी हमले के सरगना उसामा बिन लादेन को ढूंढ निकाला। लेकिन जब उसामा बिन लादेन मिला तो वो पाकिस्तान में था। अमेरिकी फौज ने ऑपरेशन जेरिनोम के तहत पाकिस्तान के एटाबाद में, जो कि एक सैनिक छावनी है, उसामा बिन लादेन को ढूंढा और उसे मार गिराया। इसके बावजूद उसी पाकिस्तान के साथ आज अमेरिका खड़ा है। अब सवाल यह उठता है साहब, 80 के दशक से हिंदुस्तान को बार बार आतंक के दंश से पाकिस्तान जख्मी कर रहा है। अमेरिका इस बात को बखूबी मानता है और अमेरिका यह भी जानता है कि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को F-16 विमान मुहैया कराता है और उसके साथ साथ आर्थिक मदद देता है और फिर पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर करने में मदद करता है। तो यह बात संकेत देते हैं कि अमेरिका जानबूझकर एक ऐसे देश के साथ खड़ा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र है। अब आप ही बताइए, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अमेरिका आतंकवाद को सहारा नहीं दे रहा? क्या अमेरिका इस बात पर मुतमईन नहीं है कि दुनिया के तमाम देशों में आतंकवाद फैलाते रहें, कोई बात नहीं है जब तक कि अमेरिका की जमीन पर आतंकी हमला नहीं करते? और अगर अमेरिका अपने राष्ट्रहित को देखते हुए पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है, तो क्या भारत को अब अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती के तार उतने ही मजबूत रखने चाहिए, या दरअसल हमें अब अमेरिका को आंखें तरेर कर कहना चाहिए, पहले आप अपने घर को ठीक कीजिए, अपने दोस्तों की लिस्ट को ठीक कीजिए, फिर हमसे बात कीजिएगा। कम से कम इस बारे में हमारा जनमानस साफ होना चाहिए और शायद सरकार की नीति भी। आइए अब बात करते हैं और विश्लेषण करते हैं संघ परिवार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान से। क्या आज हमारे देश में जनसंख्या नीति पर विचार करने की आवश्यकता आ गई है? क्या घुसपैठ और धर्मांतरण की वजह से हमारे देश में जनसंख्यिक असंतुलन हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? देश की बड़ी समाजी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक दत्तात्रेय हर्षबोले ने प्रयागराज में आज जो बातें कही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दत्तात्रेय हर्षबोले ने क्या कहा है यह आपके लिए देखना और समझना बड़ा आवश्यक है। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसकी समस्या भी आई है। इसलिए ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को, दूसरा घुसपैठ बांग्लादेश से, बांग्लादेश से, उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार वगैरह देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, यही इसी के लिए आंदोलन भी हुआ था वहाँ। अब थोड़ा सा उसको
रोकने का प्रयास हुआ तो हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में भी वो धीरे धीरे बढ़ने के सभी प्रकार के अनुभव आए हैं। दत्तात्रेय जी की बातों को गंभीरता से इसलिए पूरे देश को लेना पड़ेगा क्योंकि संघ परिवार मानता है कि 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर अब विचार करना चाहिए। पहला, जनसंख्यिक असंतुलन चिंताजनक है। क्या यह असंतुलन हिंदू और मुसलमानों के बीच में हो रहा है और क्या इस पर अब पूरे देश को ध्यान देना चाहिए? सिचुएशन अलार्मिंग है क्या? इस पर बात होनी चाहिए। जनसंख्यिक असंतुलन की वजह से देशों का विभाजन हो चुका है। खुद भारत का विभाजन भी एक बार हो चुका है। संघ परिवार इसी तरफ पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तो क्या हम एक ऐसे विस्फोटक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां भारत एक बार फिर विभाजन की विभीषिका को देखते और सुलझते हुए देखें? इसके साथ साथ क्या जनसंख्यिक विस्फोट हमारे देश में हो रहा है? तो क्या एक जनसंख्या नीति होनी चाहिए हमारे देश में? ये कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर संघ परिवार सिर्फ आज नहीं बल्कि विजयदशमी के मौके से ही पूरे देश के सामने अपनी चिंता को सामने रख रहा है। विजयदशमी के मौके पर संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इन्हीं बातों को अपनी शब्दों में कहा था। आइए आपको दिखाते हैं मोहन भागवत ने क्या कहा था। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी यह होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। तो इसी महीने संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी चिंताओं को सामने रखा था और उन्होंने 2 प्रमुख बातें कही थी जिसे आज दत्तात्रेय जी ने भी कहा है। पहली बात यह कि जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण कराने की वजह से जनसंख्या में असंतुलन है, और दूसरा गैर कानूनी तरीके से देश में घुसपैठ जनसंख्या के असंतुलन को बढ़ावा देता है। अगर दुनिया के तमाम देश जनसंख्या के असंतुलन की वजह से टूट रहे हैं तो टूट का यह खतरा हिंदुस्तान पर भी मंडरा रहा है। दत्तात्रेय होर्स बोले कि इन बयानों के बाद प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में भी संघ प्रमुख ने योगी आदित्यनाथ से जनसंख्या कानून पर चर्चा की। साथ ही 23 अक्टूबर को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आमंत्रित किया। अब इसके बाद यह माना जा रहा है कि देश में बहुत जल्द एक जनसंख्या नीति पर विचार हो सकता है और परामर्श के लिए कानून मंत्रालय की तरफ से एक मसौदा आ सकता है। साथ ही साथ सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ को लेकर कार्रवाई अब तेज होगी और सरकार इस पर मुस्तैदी से काम करेगी। धर्मांतरण को लेकर निगरानी और एक्शन तेज होगी। देश के कई राज्यों ने धर्मांतरण के विरुद्ध कानून पारित कर रखा है, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए सरकारों ने अभी पूरी चौकसी नहीं बरती है। तो अब शायद पूरी चौकसी बरती जाए। अब आपको हम बताते हैं कि आज ये चिंता का विषय क्यों है साहब। 1947 से लेकर 2021 तक भारत की जनसंख्या में बदलाव कैसे हुआ, ये जैसे ही आप देखेंगे आप समझेंगे कि संघ परिवार की ये चिंता गलत नहीं है। 1947 में भारत की कुल आबादी थी 30 करोड़। 30 करोड़ भारत की आबादी थी, जिसमें 7 करोड़ के आसपास मुसलमानों की आबादी। बाकी जो अल्पसंख्यक थे, जिसमें
सिख और बाकी तमाम धर्मों के लोग आते हैं, वो नगण्य थे। लेकिन जब आप 2011 में भारत की जो जनसंख्या आकलन की गई थी उसके आधार पर देखें और उसका प्रोजेक्शन 2022 मिले, तो आज हिंदुस्तान में 139 करोड़ के आसपास की आबादी है। 139 करोड़, जिसमें से 96.62 करोड़ यानी कि 96 करोड़ 62 लाख हिंदू, 17 करोड़ 22 लाख मुसलमान। ये 2011 के आंकड़े हैं जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश कौन है। इंडोनेशिया में आज की तारीख में 23 करोड़ मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान 21 करोड़ मुसलमान रहते हैं। भारत में ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रोजेक्शन के आधार पर 21 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान आज भारत में हैं। बांग्लादेश में 15 करोड़ मुसलमान रहते हैं। नाइजीरिया में 10, मिस्र में 9 करोड़ मुसलमान हैं और ईरान में मुसलमानों की कुल आबादी है 8.2 करोड़ यानी कि 8 करोड़ 20 लाख। और तुर्की में यानी कि टर्की में 7.5 करोड़ भी नहीं है मुसलमानों की आबादी। अब यहीं पर जरा सोचने की बात है, भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में आबादी बढ़ी है। 30 करोड़ का हिंदुस्तान आज 140 करोड़ का हिंदुस्तान बन चुका है। तो जाहिर सी बात है मुसलमानों की आबादी भी बढ़ेगी क्योंकि हिंदुओं की आबादी भी बढ़ी है। लेकिन यहीं पर बात निकल कर आती है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो हिंदुओं का है उसके मुकाबले जब आप मुसलमानों के रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि ये अभी भी कहीं ज्यादा है हिंदुओं के मुकाबले। हालांकि कुछ एक मुस्लिम बुद्धिजीवी ये भी कहने को आतुर हो जाते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ जो मुसलमानों का है उसमें गिरावट बहुत तेजी से आ रही है और ये लिटरेसी यानी कि शिक्षा के प्रसार से बेहतर हो रहा है। लेकिन ये तो तब बात कर रहे हैं जब हम वैदिक तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ की बात करें। लेकिन जब आप धर्मांतरण को इसमें जोड़ देते हैं, घुसपैठ को इसमें जोड़ देते हैं, तो वो तो नैतिक नहीं है, वो कानूनन नहीं है और यहीं पर सारा खेल है। अब आपको हम कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। 1931 में जब जनगणना हुई थी उस वक्त आंकड़े क्या थे? तब भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलाकर एक देश हुआ करता था, भारत। 1931 में भारत की जब जनगणना हुई तो कुल आबादी भारत की थी 27 करोड़ 28 लाख, जिसमें से 14 करोड़ 50 लाख, माफ कीजिएगा मैं क्षमा चाहता हूं, जिसमें से 14.5% आबादी मुसलमानों की थी, 14.5% आबादी, और 84% आबादी हिंदुओं की 1931 में। आज अगर आप पॉपुलेशन का अनुपात देखेंगे तो हमारे देश में 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 17% मुसलमान आबादी है और बाकी हिंदू हैं। लेकिन अगर आप इसे 2022 के प्रोजेक्शन के आधार पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे देश में 20.5% आबादी मुसलमानों की है और बाकी हिंदू। यानी कि अगर हम आजाद भारत से पहले ब्रिटिश साम्राज्य के भारत को भी देखें तो उस वक्त के हिसाब से भी आज मुसलमानों की संख्या अनुपात के तौर पर कहीं ज्यादा है और उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो आप खुद ही सोचिए कि मुसलमानों की आबादी में इजाफा कितना ज्यादा हुआ है 1931 से लेकर 2022 के बीच में। इस बीच में हमने एक विभाजन देखा जिसमें पाकिस्तान अलग हुआ, एक विभाजन देखा जिसमें हमने बांग्लादेश को अलग देखा, और उसके बाद भी मुसलमानों की आबादी आज हिंदुस्तान में 1931 के भारत के अनुपात में कहीं ज्यादा है। तो क्या यह बात विचार करने योग्य नहीं है? विचार कीजिएगा इस पर। भारत और चीन के संबंधों को लेकर चर्चाएं हमेशा आम होती रहती हैं। क्या आप जानते हैं आज ही वो दिन है जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था और भारत को एक ऐसे युद्ध का सामना करना पड़ा जिसमें भारत ने मुंह की खाई। यह पहला युद्ध था जहां भारत को इतनी बड़ी क्षति हुई थी और शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी थी। आज के दिन इस मुद्दे पर चर्चा बहुत आवश्यक है कि क्या
चीन और भारत के संबंधों में जो कड़वाहट आई, जहां भारत चीन से दबता हुआ दिखाई दिया, इस पूरे विवाद के लिए, इस पूरे भारत और चीन के सीमा विवाद के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं? क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर विवाद के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं? क्या नेहरू जी के शासनकाल में उनकी कुछ एक सोच और विचारों की वजह से भारत की विदेश नीति प्रभावित हुई? ये तमाम सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में चीन ने आतंकी शाहिद महमूद पर वीटो लगाकर उसे ग्लोबल टेररिस्ट बनाने की भारत की मुहिम को धता बता दिया। क्योंकि देश का एक तबका यह मानता है आज कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की नीतियों की वजह से ही संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपने परमानेंट सीट को हमेशा के लिए खो दिया और तोहफे में उसे उठाकर चीन को दे दिया। तो आइए इन तमाम विचारों के बारे में आज विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट सीट की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो भारत को मिलने वाली थी, लेकिन भारत ने स्वीकार नहीं किया, उसे चीन के पास पहुंचा दिया। 1955 में सोवियत संघ भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहता था। जी हां, भारत और सोवियत संघ की दोस्ती बहुत पुरानी है। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकोलाई बुगलानिन ने चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भारत बने, क्योंकि आबादी के आधार पर भारत एक बहुत बड़ा देश था और भारत को छठे सदस्य के तौर पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में शामिल करने पर विचार बन रहा था। लेकिन उस वक्त पंडित नेहरू चीन के शासन से इतने मुतमईन थे, इतने प्रभावित थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि हिंदू चीनी भाई भाई, हिंद चीनी भाई भाई, कि उन्होंने सोवियत संघ के इस प्रस्ताव को बहुत ही विनम्रता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बुगलानिन शायद जानते हैं कि अमेरिका में कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में चीन की सीट भारत को दे देनी चाहिए। यह तो हमारे और चीन के बीच खटपट कराने वाली बात है। मैं कोट कर रहा हूं पंडित नेहरू को। हमारी राय है कि ऐसा तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक पहले चीन और दूसरे देशों की सदस्यता का सवाल हल नहीं हो जाता। मैं समझता हूं कि हमें पहले चीन की सदस्यता पर ध्यान देना चाहिए। अब यहीं पर रुक जाइए, आप यहीं पर रुक जाइए। क्या पंडित नेहरू ने उस वक्त इस विचार के साथ भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया? आज 1955 के इस विचार पर हम एक बार फिर चर्चा करने को प्रेरित हैं, और वह इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों में से एक चीन बार बार भारत की कोशिशों को धता बता रहा है। वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में जो आतंकी रहते हैं, उन आतंकियों को बचाने के लिए ढाल बनकर चीन खड़ा होता है। और भारत चूंकि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा। यहीं पर विचार आता है कि अगर चीन की पैरोकारी करने के बजाय 1955 में पंडित नेहरू ने सोवियत संघ के प्रस्ताव को मानते हुए भारत की पैरोकारी को स्वीकार करते हुए आगे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी सीट सुरक्षित की होती, तो क्या आज चीन हमारे साथ यह सब कुछ कर पाता जो वो कर रहा है? क्या चीन सीमा विवाद को इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया भर की नसीहतों को दरकिनार करके भारत के साथ बरकरार रख सकता था? यह सवाल आज मैं नहीं उठा रहा, यह सवाल देश के कई कोनों से उठते चले आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की एक कथनी जो उन्होंने संसद में दी। उनका यह बयान कांग्रेस को न सिर्फ घेरता था, बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं के पसीने छुड़ाता था। भी देखा है
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। दोस्त गमख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या? जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ जाएंगे क्या? है अब मामूरे में कहते गमे उल्फत की असद। हमने ये माना कि दिल्ली में रहेंगे, खाएंगे क्या? दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने पंडित नेहरू की नीतियों पर कई सवाल खड़े किए थे। वो सवाल आज भी बहुत मौजूद हैं, बहुत रेलेवेंट है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में अगर आज हमारी खुद की स्थायी सदस्यता होती तो क्या पाकिस्तान के बचाव में चीन खड़ा होता? सीमा विवाद जिसे लेकर लद्दाख में हम जूझ रहे हैं, 55,000 भारतीय सैनिक आज लद्दाख की कड़कड़ाती हुई ठंड में रहने को मजबूर है बीते 2 साल से। क्या उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता पड़ती? ये तमाम बातें हैं जिस पर विचार होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में सीट के मसला हो, चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद का मसला हो, इन तमाम मसलों पर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार नेहरू के प्रति आक्रामक रहे हैं, क्योंकि पंडित नेहरू चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे और उनकी पूरे कार्यकाल की सबसे बड़ी कमजोरी उनका चीन प्रेम रहा, जिसे उन्होंने 1964 में स्वीकार किया, अपने मृत्यु से ठीक पहले। 1962 के युद्ध ने पंडित नेहरू को तार तार कर दिया था। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह बात कहां से शुरू हुई। उस वक्त पंडित नेहरू के कार्यकाल में गृह मंत्री थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ने कहा था पंडित नेहरू से कि चीन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, हमें चीन से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके जवाब में पंडित नेहरू ने पटेल को पत्र लिखते हुए कहा कि चीन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। तिब्बत के साथ चीन ने जो किया वो गलत था, लेकिन हमें डरने की क्या जरूरत है? देखिए आप, हमें डरने की क्या जरूरत है? आखिर हिमालय पर्वत स्वयं हमारी रक्षा कर रहा है। चीन कहां से हिमालय की वादियों में भटकने के लिए आएगा? पंडित नेहरू का यह बयान, पंडित नेहरू का ये आकलन वक्त ने कितना गलत साबित किया है, इसके गवाह हम सब हैं। और दरअसल उनके आकलन को चीन नहीं, 1962 में सबसे पहले गलत साबित किया था। पंडित नेहरू का चीन प्रेम उस वक्त के कांग्रेस नेताओं को भी नागवारा गुजर रहा था। कई कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया। 1962 के युद्ध को लेकर संसद में जब बड़ी बहस हो रही थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में यह बयान दिया कि अक्साई चीन में तिनके के बराबर भी घास नहीं उगती है। जो बंजर इलाका है, ऐसे इलाके को हम अपने पास रख भी लें तो क्या फर्क पड़ता है? उस वक्त भरी संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने अपने गंजे सिर पर हाथ रखकर पंडित नेहरू को दिखाते हुए कहा, यहां भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे कटवा दूं या इसे किसी और को दे दूं? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसमें तो सोचने वाली बात है। जमीन देश की अस्मिता है। क्या देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को होना चाहिए? आप इसे पोस्ट ट्रूथ कह सकते हैं। आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत चर्चित है, पोस्ट ट्रूथ, यानी कि जो हो चुका है अतीत में, उसे आज के संदर्भ में एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश। लेकिन क्या इसी को इतिहास नहीं कहते? जब आप इतिहास के पन्नों में की गई गलतियों या फिर उस समय के गलत आकलन पर विचार करें। पंडित नेहरू चीन के मामले में अपनी गलतियों से सीखने के बजाय एक के बाद एक गलतियां करते चले गए, और ऐसे मौके पर सरदार पटेल की बातों को भी उन्होंने कई बार अनसुना किया। 1954 में अधिकृत रूप से तिब्बत को चीन का हिस्सा माना गया। इसका विरोध पंडित नेहरू को झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इस बात को माना नहीं। और आज भी चूंकि हम मानते हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, इसलिए आज हम बहुत ही डिसएडवांटेजियस पोजीशन में हैं। इसके बाद पंडित नेहरू ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया
1956 में चीन ने अक्साई चीन के जरिए सड़कों का एक पूरा जाल शुरू कर दिया। उस वक्त पंडित नेहरू ने चुप्पी साधना बेहतर मांगा। उन्हें लगा कि चीन के साथ दुश्मनी करने का मौका नहीं। 1958 में चीन ने अपने नक्शे में अक्साई चीन के सड़क वाले तमाम हिस्से को अपना बता दिया। उस वक्त भी भारत चुप रहा। सारे देश में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई का विरोध चल रहा था। इसके बावजूद 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई का बड़े गर्मजोशी के साथ दिल्ली में स्वागत किया गया। उस वक्त पंडित नेहरू ने कहा था, हिंदी चीनी भाई भाई, यह नारा दिया गया था। 1960 में हिंदी चीनी भाई भाई, 1962 में चीन का खंजर भारत के पीठ पर। अब जरा सोचिए, जब चीन भारत की यात्रा पर आया हुआ था, चीन के प्रधानमंत्री आए हुए थे, उस वक्त चीन जंग की तैयारियां कर रहा था। कृष्ण मेनन की गलतफहमियों की वजह से जो उस वक्त विदेश मंत्री थे, एक जिद रखी गई और उनकी जिद पर पंडित नेहरू हमेशा उनके सामने झुकते रहे। और यही वक्त था जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और अक्साई चीन पर अपना झंडा गाड़ दिया। वो दिन है और आज का दिन है। चीन न सिर्फ अक्साई चीन पर बल्कि लद्दाख के कई क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य मानता है, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य बताता है, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य बताता है और उत्तर पूर्वी राज्यों पर तो पूरा आधिपत्य बताने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को अपना मांगता है। अरुणाचल प्रदेश से अगर कोई व्यक्ति चीन के लिए वीजा मांगने जाता है तो चीन उसे वीजा नहीं देता, बल्कि एक पेपर पर सिर्फ लिखकर दे देता है, यू आर अलाउड इन चाइना, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को वो चीनी नागरिक मानता है। अब जरा सोचिए, किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए? चीन विवाद ही नहीं, अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विवाद की बात करें तो यहां पर भी पंडित नेहरू की कुछ एक गलत फैसलों की वजह से, या यूं कहें कि आकलन की वजह से, बहुत सारी बहस आज भी चल रही है। पिछले दिनों कानून मंत्री किरण रिजिजू और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश भी इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से भिड़े। ट्विटर पर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कश्मीर का युद्ध एक बार फिर से खेला जा रहा है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, महाराजा हरि सिंह ने विलय करने में आनाकानी की, उनके आजादी के सपने थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला लिया। इसके बाद जयराम ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ अपनी मित्रता और गांधी के प्रति सम्मान के कारण भारत में विलय का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि 13 सितंबर 1947 तक जब जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में शामिल हो गए, तब तक सरदार पटेल जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने को लेकर परेशान नहीं थे। जयराम रमेश के इन ट्वीट्स पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खंडन करते हुए कई ट्वीट्स किए। किरण रिजिजू का पहला ट्वीट आपके सामने है। यह ऐतिहासिक झूठ है कि महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के प्रस्ताव को टाल दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की संदिग्ध भूमिका को छिपाने के लिए लंबे समय तक यह झूठ का प्रपंच चला है। जयराम रमेश के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मैं खुद नेहरू को उद्युक्त करता हूं। उसके बाद किरण रिजिजू ने ट्वीट किया और लिखा, 24 जुलाई 1952 माफ कीजिएगा 24 जुलाई 1952 को शेख अब्दुल्ला के साथ समझौते के बाद पंडित नेहरू ने लोकसभा में यह बात कही थी। आजादी से एक महीने पहले पहली बार महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए नेहरू से संपर्क किया था। वो नेहरू थे जिन्होंने महाराजा को फटकार दिया था। इसके बाद रिजिजू ने एक और ट्वीट लिखा। उन्होंने कहा, यहां पंडित नेहरू के अपने शब्दों में कहा गया है कि ये महाराजा हरि सिंह नहीं थे जिन्होंने कश्मीर के भारत में विलय में देरी की थी, बल्कि स्वयं नेहरू थे। महाराजा हरि सिंह ने अन्य सभी रियासतों की तरह जुलाई 1947 में ही संपर्क साधा था। अन्य राज्यों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कश्मीर को भारत में शामिल करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।
जयराम रमेश को रीट्वीट करते हुए किरण रिजिजू ने फिर लिखा कि पंडित नेहरू ने न केवल जुलाई 1947 में महाराजा हरि सिंह के विलय के अनुरोध को अस्वीकार किया, बल्कि नेहरू ने अक्टूबर 1947 में भी कश्मीर के विलय के मसले पर टालमटोल किया। यह तब हुआ जब पाकिस्तानी आक्रमणकारी श्रीनगर से सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे पर खड़े थे। यह भी पंडित नेहरू के अपने शब्द हैं। यानी कि यह मामला उलझा हुआ रहा और इस पर कई तरह के विचार रहे। आज जब इन तमाम विचारों पर चर्चा हो रही है, खास करके तब जबकि हम एक युद्ध के परिदृश्य को देखते हैं, उसकी विभीषिका को हम जानते हैं, तो इस पर विचार हो रहा है। आजादी के बाद 565 राज्यों को भारत में विलय कराने का जिम्मा सरदार पटेल ने अपने पास रखा था, लेकिन कश्मीर का मामला सरदार पटेल के हाथों से लेकर पंडित नेहरू ने अपने हाथ में ले लिया था। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर का मसला बहुत उलझा हुआ था और चूंकि कश्मीर को बहुत नजदीकी से खुद पंडित नेहरू जानते थे, उनका परिवार कश्मीर का रहने वाला था, इसलिए उन्होंने कश्मीर को अपने हाथ में लिया। और ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा 3 बड़ी गलतियां हुई। पहली बड़ी बात जिस पर विचार किया जा रहा है वो ये है कि कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना पंडित नेहरू की एक बहुत बड़ी गलती थी। 1948 में भारत और पाकिस्तान के जंग के बीच अचानक सीज फायर का ऐलान कर देना उनकी दूसरी बड़ी गलती मानी जाती है। और इसके साथ साथ कश्मीर में धारा 370 के तहत उसे एक विशेष राज्य का दर्जा देना, यह भी पंडित नेहरू की गलतियों में शुमार किया जाता है। जानकार मानते हैं कि पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला एक दूसरे के बहुत करीबी थे, एक दूसरे का आदर करते थे, जिसकी वजह से पंडित नेहरू के विचार कश्मीर के मुद्दे पर शेख अब्दुल्ला से काफी मिलते जुलते थे। जब महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला पर राजद्रोह का मुकदमा चलवाया था, तब बतौर वकील पंडित नेहरू उनकी तरफ से लड़ने के लिए कश्मीर पहुंचे थे। ऐसा माना जाता है कि शेख अब्दुल्ला के साथ उनकी दोस्ती बहुत पुरानी रही। शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कराने में उनकी अहम भूमिका रही और कई बार महाराजा हरि सिंह से पंडित नेहरू भिड़े भी। ये तमाम ऐसे मसले हैं जो आज हम पोस्ट ट्रूथ के तौर पर आपके सामने रख जरूर रहे हैं, लेकिन ये बताता है कि पंडित नेहरू के फैसलों पर आज देश का एक बड़ा तबका कई सवाल खड़े कर रहा है, खास करके तब जब आप 1962 के युद्ध को याद करें। आइए चलते चलते एक छोटी सी खबर है, लेकिन इसका विश्लेषण आवश्यक है। मुंबई में बीएमसी का चुनाव किसी राज्य के चुनाव से कम नहीं होता। सबसे पहले इसमें हर पार्टी अपनी अपनी बिसात बिछा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ शिंदे का गुट है और तीसरी तरफ उद्धव ठाकरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिंदे ग्रुप एक साथ मिल चुका है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब उद्धव ठाकरे किस तरीके से अपने आप को सामने रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे के कहने पर एक उम्मीदवार को उनकी सीट से अलग कर दिया। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या राज ठाकरे अब बीएमसी के चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई, क्या एमएनएस और शिंदे ग्रुप एक साथ हो सकते हैं। इसके साथ साथ आज की खबर जो बड़ी है वो ये है कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात हुई है। शरद पवार ने उम्मीदवार ना खड़ा करने के लिए कहा था। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को मानते हुए ये बातें सामने रखी हैं। पहले बीजेपी इस निवेदन पर कोई फैसला नहीं ले रही थी, लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पर्चा वापस लेने की मियाद के महज 3 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से उनका पर्चा वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी का यह कदम बताता है कि आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव में समीकरण बड़े पैमाने पर बदल सकते हैं। यह हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी, शिंदे समूह और उसके साथ साथ एनसीपी एक साथ आ सकते हैं और इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना काफी कमजोर पड़ सकती है।
और अगर शिवसेना के हाथों से बीएमसी निकल गया है तो सबसे बड़े आय के स्रोत के तौर पर बीएमसी, जिसके दम पर शिवसेना ने मुंबई पर हमेशा अपना आधिपत्य जमाया है, वो खत्म होता दिखाई देगा। बड़ी खबर है, लेकिन इस पर हम और विस्तार से अगले दिन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले कि हम मिस्टर एनालाइजर को समाप्त करें, आज का सवाल जो हम आपके सामने पूछा था, हमने पूछा था एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के बाहर होने से दुनिया में आतंक बढ़ेगा। 87.5% हमारे दर्शक मानते हैं यहां ऐसा होने जा रहा है। आपने बड़ी संख्या में हमारे सवाल का जवाब दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं आप हमारे गए पूछे सवालों का इसी तरीके से बढ़ चढ़ कर जवाब देंगे। मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद।